गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पार्ट नंबर 9 का अगला टॉपिक गोलीय दर्पण। कल हमने पढ़ा था दर्पण समतल दर्पण और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं जो हमने पढ़ी, उसमें प्रश्न आता है कि एक समतल दर्पण, दो समतल दर्पण जिनके मध्य यदि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री का कोण बना हुआ हो और उनके बीच में किसी वस्तु को रख दिया जाए या बिंब को रखा जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंब की संख्या n बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा और माइनस 1। इस फॉर्मूले द्वारा हम प्रतिबिंबों की यानी उस बिंब के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे उनको ज्ञात किया जा सकता है, उनकी संख्या बताई जा सकती है। अब इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक था वो है गोलीय दर्पण। यानी एक ऐसी सतह है जिसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो उसकी दूसरी सतह प्रकाश का परावर्तन कर देती है या टकराकर उसी दिशा में वापस प्रकाश लौट जाता है, उसको दर्पण कहते हैं। अब है गोलीय दर्पण। यदि किसी गोलीय सतह है, कोई भी गोलीय सतह है जिसके यदि एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो उसकी दूसरी सतह प्रकाश के परावर्तन का कार्य करती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कोई गोलीय सतह है जो विशेष रूप से चमकीली हो, चिकनी कांच की बनी हुई हो, उस गोलीय सतह की यदि एक तरफ अपन पॉलिश कर दें तो उसकी दूसरी जो सतह है वो आने वाले प्रकाश का परावर्तन कर देती है, इसलिए इसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरी है उत्तल दर्पण। तो दर्पण मुख्य रूप से, गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह गोलीय सतह है, यानी कांच का एक गोला, इसको अगर एक तरफ से काट लिया जाए, यदि इस गोले को इस प्रकार अपन काट दें और शेष बची हुई जो सतह है उसके एक तरफ यदि पॉलिश कर दी जाए तो दूसरी तरफ से अगर इसके ऊपर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह उसका परावर्तन कर देती है। इनको गोलीय दर्पण कहा जाता है। लेकिन ये भी दो प्रकार की है, एक अवतल और दूसरी उत्तल। तो अवतल दर्पण कौन सी होती है या किसको कहा जाता है? वह गोलीय सतह है जिसके यदि बाहर उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाए, वह गोलीय सतह है, ये गोलीय है। जिसके अगर बाहर की तरफ पॉलिश कर दी जाए या बाहर उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो इसकी अंदर वाली सतह प्रकाश के परावर्तन का कार्य करे तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय सतह है या गोलीय दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर यदि पॉलिश कर दी जाए तो इसकी आंतरिक सतह या अंदर वाली सतह प्रकाश के परावर्तन का कार्य कर देती है, इसलिए इसे अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरी है उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण है, ऐसे ही दूसरा गोलीय दर्पण बनाए, किसी कांच के चमकीले गोले को काटकर, ये मान लीजिए कोई गोला, अगर इसको इस प्रकार काट दिया जाए तो ये गोलीय सतह है। अब इस गोलीय सतह की यदि अंदर दसवीं सतह पर पॉलिश कर दी जाए, अंदर दसवीं सतह पर यदि इसके पॉलिश कर दी जाए तो इसकी बाहरी जो सतह है, इसकी बाहरी सतह है प्रकाश का परावर्तन कर देती है। वह गोलीय दर्पण जिसके अंदर दसवीं सतह पर यदि पॉलिश कर दी जाए तो बाहरी सतह प्रकाश का परावर्तन का कार्य करे, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके ऊपर अगर अपन कोई भी प्रकाश किरण आपतित करेंगे तो यह प्रकाश किरण इससे टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है और उसी दिशा में लौटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये परावर्तन कहलाता है। तो दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब इन दोनों में एक अंतर और पाया जाता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों की एक विशेषता है
जिसके आधार पर इन दोनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर इन दोनों के ऊपर अपन प्रकाश किरण गिरे तो दोनों अलग अलग दिशाओं में उसका परावर्तन कर देती है। एक गोलीय सतह है जिसके यदि बाहर वाली तरफ पॉलिश कर दी जाए तो वह अवतल दर्पण, होती है। दूसरी गोलीय सतह है जिसके यदि अंदर वाली तरफ पॉलिश कर दी जाए तो यह आने वाली, इसको उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। अब अवतल दर्पण के ऊपर अगर कोई प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, कोई प्रकाश किरण अगर आपतित होती है तो ये इनको एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है। ये उनको एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है जहां पर प्रकाश किरण आपस में मिल जाती है। तो अवतल दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात यह एक बिंदु पर मिला देती है, एक बिंदु पर अभिसरित करती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और उत्तल दर्पण के ऊपर अगर प्रकाश किरण अपन आपतित करें, उत्तल दर्पण पर अगर प्रकाश किरण डाली जाए तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, विपरीत दिशाओं में फैल जाती। जब ये प्रकाश किरण हमारी आंख में प्रवेश करती है तो हमें पीछे से आती हुई प्रतीत होती है, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर वस्तु का हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन उत्तल दर्पण आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को दूर दूर फैलाने का कार्य करती है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। अब गोलीय जो दर्पण है उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, उनसे संबंधित कुछ शब्द हैं जिनका आंकिक प्रश्न हल करते हैं, या इनकी जो नई कांतीय चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं, दर्पण सूत्र ये पढ़ते हैं, तो उनमें ये शब्द काम में आते हैं। इसलिए कुछ परिभाषाएं या कुछ शब्द जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। नंबर 1 सबसे पहले है ध्रुव। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह है। गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण AB नाम की, इसकी परावर्तक सतह यदि इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दी जाए तो इस सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है। इस परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, यानी इस तरफ से अगर प्रकाश डालेंगे तो वो इसी दिशा में आएगा, तो ये परावर्तन कर रही है। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह है A बिंदु से B बिंदु तक जो है ये, इस परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P शब्द से प्रदर्शित किया जाता है। दर्पण का ध्रुव गोलीय सतह की परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ अपन इसको P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण को, इसकी परिभाषा, गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाए। ये जो हमने गोलीय दर्पण बनाई वो मान लीजिए इस प्रकार बनी हुई है, इस प्रकार का गोला था जिसको हमने काट कर ये गोलीय दर्पण बनाई। इस गोलीय जो पथ है इसकी जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है, इस केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो दर्पण है ना अपनी AB, इस AB दर्पण का इस बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको C से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता केंद्र को दर्पण में C से प्रदर्शित किया जाता है। अगला तीसरा पॉइंट जो है वो है वक्रता त्रिज्या।
वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाए उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण के वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव P दोनों के बीच की जो दूरी है अर्थात इस वर्ग की जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट मुख्य फोकस। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुख्य फोकस प्रश्न आता है अवतल दर्पण की मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए या उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। तो गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, सॉरी एक बार पहले मुख्य अक्ष पढ़ते हैं। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C एवं ध्रुव P के बीच से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C एवं ध्रुव P के बीच से गुजरने वाली इस काल्पनिक रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला पॉइंट है मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण पर इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण इसे जब टकराएंगी तो इसका परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है इस बिंदु को दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग परिभाषा होगी, लेकिन अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजर जाती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसको कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के अंदर इस प्रकार होगा। अंदर की तरफ अगर इसमें पॉलिश कर दी जाए, ये इसका मध्य बिंदु जिसको दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, इसको जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाए इसका ये केंद्र है, यानी इसका ये वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र और C के बीच की जो त्रिज्या है उसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे और वक्रता केंद्र C और मुख्य अक्ष के बीच से गुजरने वाली रेखा इसकी काल्पनिक अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। इस दर्पण पर अब इसकी मुख्य फोकस उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। तो यह प्रकाश किरण मान लीजिए इस प्रकार, ये हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को दूर दूर में लाता है। तो ये प्रकाश किरण जब हमारी आंख में प्रवेश करती है तो हमें ये पीछे से जाती हुई प्रतीत होती है और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो दोनों की अलग अलग परिभाषा है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजर जाती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगला जो पॉइंट है अपना वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस F एवं ध्रुव P के मध्य की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ये इसकी फोकस दूरी है, ये इसका ध्रुव है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल है छोटे f से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन एक आदर्श एक सामान्य दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान उसकी वक्रता त्रिज्या का सदैव
आधा होता है। परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि दर्पण की दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो है वक्रता केंद्र C और ध्रुव के बीच की दूरी को तो अपन वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस दूरी है दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, इसको छोटे f से प्रदर्शित किया जाता है। इन दोनों के मध्य एक संबंध होता है। किसी दर्पण की जो फोकस दूरी है, ये फोकस जो दूरी है, ये फोकस दूरी उसकी वक्रता जो त्रिज्या है उसकी आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात फोकस दूरी f बराबर होता है r/2। यह इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, r बराबर हो जाएगा 2f, अर्थात दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वह उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अपन एक प्रश्न पढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अपने पास ये प्रश्न है, तो अपन जानते हैं किसी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। फोकस दूरी f बराबर होता है r/2। फोकस दूरी का जो मान है वो वक्रता त्रिज्या का मान आपको 20 दे रखा है और बटे में 2, तो फोकस दूरी का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका अगर जस्ट विपरीत कर दिया जाए, आपको दिया जाए यदि एक गोलीय दर्पण जिसकी फोकस दूरी का मान 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो ये नीचे वाले सूत्र से वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी, इस सूत्र से भी हल किया जा सकता है। तो गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के मध्य यह संबंध होता है। अब अगला जो अपना पॉइंट है पाठ के अंदर वो दे रखा है दर्पण गोलीय धरातल से परावर्तन के कुछ नियम। यह दे रखा है गोलीय जो दर्पण है 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल, इनके उपयोग। पहले हम उपयोग ही पढ़ लेते हैं। दोनों प्रकार के दर्पणों के अलग अलग दैनिक जीवन में उपयोग है। उनमें से पहला अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग, पहला पॉइंट है गाड़ी मोटरों में, कार मोटरों में की जो हेडलाइट होती है उस हेडलाइट के अंदर प्रकाश का समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी मोटरों की जो हेडलाइट होती है आगे वाली गोल आकार की, उसमें जो अंदर की ओर चमकीली सतह होती है वह गोलीय दर्पण अवतल दर्पण होती है। तो अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी मोटरों की हेडलाइट में प्रकाश का समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में, सेविंग दर्पण के रूप में, सेविंग दर्पण के रूप में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा इसका उपयोग है सौर चूल्हा बनाने में। सौर चूल्हा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अवतल दर्पण सूर्य से आपतित होने वाली या किसी वस्तु से आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो यह अवतल दर्पण यहाँ सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को अगर एक बिंदु पर एकत्रित करे
तो उस वस्तु का तापमान बढ़ जाता है और जिससे उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस उष्मा ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए, ऐसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। तो इसका उपयोग सौर चूल्हा बनाने में भी किया जाता है। अगला जो इसका उपयोग है वो दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सक द्वारा दांत, गले का, इनका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आजकल एंटीना या जो डिश होती है, एंटीना या डिश के अंदर जो प्लेट है, वह प्लेट भी अवतल आकार की बनाई जाती है, जो कि दूर दूर से तरंगों को एक बिंदु पर केंद्रित करती है। इसके अलावा दूसरा जो दर्पण है वो अपना है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के मुख्य रूप से दो उपयोग हैं, लेकिन अपन ये अगर इसकी विशेषता पढ़ते तो और भी ज्यादा अच्छा होता। उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग गाड़ी मोटरों में पार्श्व दृश्य देखने के लिए किया जाता है। साइड वाले शीशे के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है एटीएम मशीन के पास, एटीएम मशीन के ऊपर या सामने ग्राहक की सुरक्षा के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि उसको पीछे का दृश्य दिखाई दे सके। तो दोनों इसके उपयोग हैं, एक गाड़ी मोटरों में पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में या पार्श्व दर्पण के रूप में इसका उपयोग होता है, और दूसरा एटीएम मशीन के पास ग्राहक की सुरक्षा के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि गाड़ी मोटरों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी विशेषता है, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का सीधा, आभासी एवं वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह दर्पण किसी वस्तु का सीधा, आभासी एवं वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए ड्राइवर पीछे का बृहद दृष्टि क्षेत्र देखकर आसानी से सुरक्षित वाहन चला सकता है, और इसके लिए साइड मिरर के रूप में गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण का उपयोग ही किया जाता है। आप जो भी चीजें आपको बताई जाए, संबंधित जो प्रश्न करवाए जाए, उनको आसानी से हल करें। रफ कॉपी में एक बार इनके नोट्स उतारें, फिर आपको नोट्स की जो पीडीएफ फाइल वो बाद में जब पूरा पाठ हो जाएगा वो भेज दी जाएगी। लेकिन पहले जब 2-4 दिन जो वीडियो डाले गए थे, उन वीडियो को ज़्यादा बार देखा गया, ज़्यादा बच्चों द्वारा देखा गया, लेकिन धीरे धीरे आपकी रुचि इनमें कम होती जा रही है। लेकिन ये 2-4 दिन चलने वाली बात तो है नहीं। हो सकता है स्कूल जुलाई में खुल जाए, नहीं खुले अगस्त तक भी चले जाए, तो अपने को अपने सिलेबस को जारी रखना है। इसीलिए इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें। रफ कॉपी के अंदर इनमें लिखी हुई बातों को उतारें, और फिर आपको जब पीडीएफ फाइल भेज दी जाए तो उसके नोट्स अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित तैयार करके आप पढ़ाई करें।